हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 53 यानी कि 53 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, HPSSC, HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पर इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। वट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया एज एस्टिमेटेड इन 2011। तो 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। अब देखो, 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो हिस्सा है वह भारत में रहता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, 2011 की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पर उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे स्टेट्स पूछा जाता है, यानी कि राज्य का पूछा जाता है, और कुछ आपसे यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाता है। तो देखो, पहले हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और वहीं पर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो वो है सिक्किम। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। और किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 की बात की जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अब देखो, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है, तो वो करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO की स्थापना कब की गई थी और इसका प्रेजेंट में हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये भी आपको नोट रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 2 मई 1951 को। कब की गई थी? 2 मई 1951 को। और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। ये 2 पॉइंट आपको नोट रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि CSO का काम क्या है। CSO का काम है राष्ट्रीय आय का आकलन करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 50 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। अब देखो, टोटल हमारे भारत में जो है तो 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात की गई है, तो कौन सा इसमें जो है तो सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निर्माण जो है तो सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। बाकी ऑप्शन ए में देकर के रखा है इंश्योरेंस यानी कि बीमा, ऑप्शन बी में है होटल एंड रेस्टोरेंट और ऑप्शन डी में है ट्रांसपोर्ट। ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर के भाग हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात की जाए, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। तो निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के लाभ योग्य है। अब देखो, मनरेगा के लाभ योग्य कौन है, तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मनरेगा। तो मनरेगा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये कब का है। तो ये है 2005 का एक्ट। कब का है? 2005 का यह एक्ट है। यानी कि आप कह सकते हो कि 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहीं से देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनरेगा को कब लॉन्च किया गया। तो लॉन्च इसको किया गया था 2 फरवरी 2006 को। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। इंट्रोड्यूस इसको किया गया था 2005 में, जबकि इसको लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 से। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार मनरेगा को कहाँ से लॉन्च किया गया था। यानी कि आपसे स्टेट्स पूछ लिया जाता है या फिर उस स्टेट्स का गाँव पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको नोट रखना है कि सबसे पहली बार
ये जो मनरेगा है इसको आंध्र प्रदेश के बांदावादी जिले के अनंतपुर गांव से शुरू किया गया था। किस गांव से? अनंतपुर गांव से इसको शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी आपको ये भी नोट रखना है कि जब इसको शुरू किया गया था, जब इसको लॉन्च किया गया था, तो शुरुआत में इसमें जो है तो सिर्फ 200 जिलों को ही ऐड किया गया था, सिर्फ इसमें 200 जिलों को ही ऐड किया गया था। बाद में जाकर के इसको पूरे के पूरे देश में चलाया गया था। तो यहीं से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है तो मनरेगा स्कीम को पूरे के पूरे देश में लॉन्च किया गया था? तो पूरे देश में इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2008 को। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं और बहुत बार ये एग्जाम में बनती हैं। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पर नोट रखनी है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात की जाए, अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? अब देखो अंत्योदय अन्न योजना की यहाँ पे बात की गई है, तो एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊँ तो 25 दिसंबर 2000 को यह लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और किसने यह लॉन्च की थी? यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह लॉन्च की थी और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये इस योजना में कहा क्या गया था? तो देखो इस योजना में राशन कार्ड के थ्रू देश के बहुत ही गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम राशन जो है तो वितरित करने का प्रावधान किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात की जाए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू। तो ढांचागत बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है हैवी इंडस्ट्री बायस, यानी कि भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि भारत जैसे विकासशील देश में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ही भारत में पाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात की जाए, द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? अब देखो संकल्प, ये जो संकल्प परियोजना है यह HIV एड्स के उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकल्प परियोजना यह कब शुरू की गई थी और कहाँ से यह शुरू की गई थी? तो देखो यह शुरू की गई थी 2008 से। कब की गई थी? 2008 से। और कहाँ से शुरू की गई थी? तो यह कर्नाटका राज्य से शुरू की गई थी। तो ये भी आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 63 की बात की जाए, विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? अब देखो इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र पर कौन नियंत्रण करता है? तो वो करता है IRDA। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि IRDA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि IRDA की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। देखो ये क्वेश्चन बना हुआ था कि IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी में देख करके रखा है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो सेबी की स्थापना की गई थी 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी में देख करके रखा है RBI। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? मैं आपको हर बार बताता हूँ, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है वर्तमान में मुंबई में। ऑप्शन सी में देख करके रखा है CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 1895 में, और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाएगी तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये चारों के चारों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? ये आप सारा का सारा नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 64 की बात की जाए, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज्ड अंडर। तो हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? अब देखो हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता है। अब देखो हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो बजट शब्द की जगह क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? तो देखो हमारे संविधान में बजट शब्द की जगह जो है तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तो ये शब्द दिया गया है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तो किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 112 में की गई है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात की जाए,
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो ये होती है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। इसके स्थापना में आपको हर बार बताता हूँ, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो यहाँ से आप एक इन सारे का सारे क्वेश्चन का नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। साथ ही वर्ल्ड बैंक का बताओ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 66 की बात की जाए, कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। तो निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो देखो, जो कॉरपोरेशन टैक्स है वह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। 66 का देखो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो जीएसटी भी लागू करती है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद वेल्थ टैक्स हो गया, जो जिसको पूंजीकर कहा जाता है, इसको भी इंट्रोड्यूस करती है। इनकम टैक्स भी जो है तो कौन लगाती है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। अब यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे देखो, सबसे पहले जीएसटी का पूछा जाता है कि जीएसटी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखो, आपको बिल्कुल नोट रखना है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 2017 को। वहीं पर आपसे पूछा जाता है वेल्थ टैक्स यानी कि पूंजी कर। तो पूंजी कर को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पूंजी कर को इंडिया में 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आपको नोट रखना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है इनकम टैक्स यानी कि आयकर। तो आयकर को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखो, सबसे पहले इसको 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में चलकर इसको एबलिश किया गया था, और बाद में जाकर के 1886 में इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? अब देखो, भारत में जो है तो जो तापीय ऊर्जा है, थर्मल पावर है, उसका जो है तो विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर का कितना % हिस्सा जो है तो बिजली उत्पादन में आता है? तो देखो, थर्मल पावर प्लांट्स से जो है तो टोटल 65% हम बिजली उत्पादन कर देते हैं। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। टोटल 65% जो हम यहीं से यानी कि थर्मल पावर प्लांट से ही जो है तो बिजली उत्पादन कर देते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।